लास्ट सेशन में हम लोग एनर्जी डेंसिटी पर डिस्कस कर रहे थे। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी क्या होता है? वर्क के बराबर होती है एनर्जी। वर्क F इंटू एक्स नहीं होता है, मैंने इसका रीज़न बताया था। F(x/2) होता है। वॉल्यूम A इंटू एल होता है। सो आफ्टर ऑल ये जो एनर्जी डेंसिटी है इसका फॉर्मूला आ जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेन। बाकी इसे आप यंग मॉडुलस के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन करने थे, ये वाला क्वेश्चन हो गया था, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया था। हम लोग इस क्वेश्चन पर थे, इसको पूरा डिस्कस नहीं किया था, कुछ इमरजेंसी आई थी तो मैंने वहीं पर रोक दिया था डिस्कशन। अभी आगे डिस्कशन इसी क्वेश्चन से करेंगे। ये रहा क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे बोला गया है 2 वायर दोनों ही स्टील के हैं। इसका मतलब कहा जा सकता है कि यंग मॉडुलस कांस्टेंट है, दोनों ही केस में सेम आएगा। इसके बाद कहा गया है सेम लेंथ, इसका मतलब आप एल को भी कांस्टेंट लिखेंगे। इसके बाद में इनको सस्पेंड किया गया है एक सीलिंग से और लोड सेम रखा गया है, मतलब दोनों ही केस में अगर कोई ब्लॉक अटैच किया है तो वो सेम मास का है, तो फोर्स ये भी कांस्टेंट है। इसके बाद में रेशियो कह रहे हैं किसका? एनर्जी डेंसिटी का। एनर्जी नहीं बोला है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये 1:4 है। तो U1/U2 यू कैन से 1/4 है। और हमें डायमीटर से कहानी को रिलेट करना है। डायमीटर आप कह सकते हो कि पहले एरिया से रिलेट होगा, बाद में डायमीटर की बात करेंगे। तो एनर्जी डेंसिटी का बहुत सारा फार्मूला होता है। आप कुछ इस प्रकार से उस फार्मूले को अरेंज करें कि ये जो गिवन क्वांटिटीज़ हैं वहाँ पे आने लग जाएं। एनर्जी डेंसिटी का एक फार्मूला तो मैंने ये लिखाया, हाफ मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेन। इसमें यंग मॉडुलस तो कहीं आ ही नहीं रहा है, तो हमें थोड़ा सा इसमें चेंजेस डेवलप करने होंगे। आप एनर्जी डेंसिटी को बिल्कुल बेसिक से ले लीजिए। ये होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी होता है आपका F(x/2) एंड देन वॉल्यूम होता है A इंटू एल। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो गिवन हैं क्वेश्चन में वो फार्मूले में भी दिखाई दे रही हैं, जैसे कि F ये दिखाई दे रहा है और यहाँ पर L ये दिखाई दे रहा है, बट यंग मॉडुलस अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम यंग मॉडुलस को लेकर के आएंगे फार्मूले में और ध्यान देंगे कि गायब यहाँ से क्या हो जाना चाहिए। एरिया गायब नहीं होना चाहिए, एरिया ही तो हमें बताना है, डायमीटर का रेशियो बताना है, तो एरिया यहाँ पर रहना चाहिए। हमें एक्स को एलिमिनेट करना होगा। तो यंग मॉडुलस का एक फार्मूला होता है, जानते होंगे आप, मैंने लिखाया था Y स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, यानी कि F डिवाइड बाई A ये हो गया स्ट्रेस एंड X डिवाइड बाई L, L को आप ऊपर ले लीजिए, तो ये आ गया यंग मॉडुलस का फार्मूला। हमें एलिमिनेट करना है यहाँ पे x को, तो x निकाल लेंगे, यहाँ से आ जाएगा FL/AY। अब इस x का वैल्यू आपने यहाँ रख देना है, तो जो u का फार्मूला आएगा ये आ जाएगा, f ऐसे ही रहेगा, बस x चेंज हो जाएगा, x की जगह आ जाएगा FL/AY। ये x के प्लेस पे रखा गया है, 2A और L, ये ऐसे ही लिख लीजिए। तो ये एक नया फार्मूला आ गया है फॉर दी एनर्जी डेंसिटी। और यहाँ पे जो चीज़ें कांस्टेंट है उसे आप डिलीट कर दीजिए, F डिलीट कर दीजिए, L डिलीट कर दीजिए और Y डिलीट कर दीजिए। यहाँ पर 2 भी डिलीट हो जाएगा, लेकिन ध्यान दो एरिया 2 बार हो गया है, तो U जो आएगा प्रोपोर्शनल टू 1/A² हो जाएगा। डायमीटर या रेडियस से अगर हम रिलेट करें तो एरिया जो होता है πr² होता है, या यू कैन से πd²/4 होता है। यहाँ पर अगर हम रखें और समझें बात को, तो ये U प्रोपोर्शनल टू 1/A और उसका स्क्वायर, और A इटसेल्फ D का स्क्वायर है, तो टोटल आपका पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पर इन शॉर्ट ये वाली कहानी यूज़ हो रही है, U प्रोपोर्शनल टू 1/D⁴। तो U1/U2 आ जाएगा D2/D1 एंड इस पूरे का पावर 4 आएगा। ठीक, अब यहाँ से हम पहले स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 1/4 जो है 1/2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा D2/D1 एंड इसकी पावर 2।
एक बार और स्क्वायर रूट ले लीजिए तो ये 1/√2 हो जाएगा। ये आ गया है d2/d1 का वैल्यू। अब देख लो पूछा क्या है, d1/d2 पूछा है आई थिंक, तो 1/√2 नहीं आएगा, √2/1 आएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वापस थ्योरी की तरफ आइए। यहाँ पर क्वेश्चन के पॉइंट से बात करें अगर, तो एक क्वेश्चन अभी और रह गया है, दैट वन लेट अस सी क्या है इसमें। ये तो सीधा फार्मूला ही पूछ लिया है कि एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एनर्जी डेंसिटी। इसका फार्मूला मैंने आपको लिखाया, हाफ मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन, और अगर स्ट्रेस को लिखा जाए तो वो हो जाएगा वाई मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन, और एक और स्ट्रेन तो वाई ई स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से अगर कोई दिखाई दे रहा है तो वही सही हो जाएगा। हालांकि अभी यहाँ पर कोई आंसर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो एस है वो स्ट्रेस है। हमें कहानी को एस यानी कि स्ट्रेस और वाई के टर्म में लेके आना है। तीसरा फार्मूला भी मैंने लिखाया था, यहाँ पर वही यूज़ होगा। 1/2 ऐसे ही रहेगा, स्ट्रेस ऐसे ही रहेगा, बस इस स्ट्रेन को अब हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन। तो ये सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन विल बी द वैल्यू ऑफ एनर्जी डेंसिटी। यहाँ पर सिग्मा और एस एक ही बात है, तो एस स्क्वायर, यहाँ पर ये गलत लिख गया है, यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है, करेक्ट कीजिए। ये जो सिग्मा है इसे तो ऐसा ही लिखा आपने, और इस एप्सिलॉन को जो ये आपने सिग्मा बाय एप्सिलॉन लिखा है ये सही नहीं है। होता है कि सिग्मा इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लाइड बाई ई, तो जो ये आपका ई आएगा दैट विल बी सिग्मा डिवाइड बाई वाई, तो यहाँ पे वाई आ जाएगा, यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2y हो जाएगा। देखा जाए तो मैं टाइम किल कर रहा हूँ आपका, उसका कारण ये है कि मैं ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, चाहे तो आप एक बार थ्योरी फिर से देख लो। तीनों ही फार्मूले मैंने लिखाए हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। अब थ्योरी आगे कंटिन्यू करी जाएगी, तो जो अगला हेडिंग आएगा दैट विल बी शियर मॉडुलस। मैंने चैप्टर की बिगिनिंग में ही बताया था कि जो इलास्टिसिटी होता है उसको मेज़र करने के लिए हम लोग 3 प्रकार के मॉडुलस का यूज़ करते हैं। एक होता है यंग मॉडुलस, सबसे इम्पोर्टेंट यही है और वो ख़त्म हो गया है। दूसरा शियर मॉडुलस आएगा और तीसरा बल्क मॉडुलस आएगा, राइट। यहाँ पर ये कौन सा कब आएगा ये डिपेंड करेगा कि फोर्स हम किस प्रकार से लगा रहे हैं। अगर फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस अपोजिट फेसेस हैं मान लो किसी क्यूब में, और उन अपोजिट फेसेस के परपेंडिकुलर अप्लाई किया गया है जिससे कि उसका लेंथ घट रहा है या बढ़ रहा है, दैट टाइम वाई डिफाइन होता है। बट यहाँ शियर मॉडुलस हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई किए जाएंगे पैटर्न थोड़ा सा अलग हो जाएगा। डायग्राम आपकी स्क्रीन पे है, मैं थोड़ा सा एक डायग्राम रफ काइंड ऑफ रिक्रिएट कर दूँ। ये आप मान लें कि एक क्यूब है, और इस क्यूब का जैसे मान लो आपका ये रूम है, उस रूम का जो फर्श है जहाँ पे आप कुर्सी डाल के बैठते हो वो रिजिडली जॉइंट है, उसका हर एक पॉइंट अर्थ से मान लेते हैं फेविक्विक से चिपका हुआ है, सीमेंटेड है, ठीक है। सीमेंटेड कहना तो ठीक नहीं होगा, नहीं कह सकते हैं। अब यहाँ पर आपने क्या किया, इसके हाईएस्ट पॉइंट पे यानी कि छत पे जहाँ पे टीन मान लेते हैं पड़ी हुई है, टीन ना मानिए, गरीब तो हम हैं, हमारे घर की बात हो रही है, चलिए टीन पड़ी हुई है, तो फिर यहाँ पर टीन पे आप फोर्स लगाओगे, छत पे जो फोर्स लगाओगे तो उससे क्या होगा कि छत वाला जो सरफेस है यानी कि अपर लेयर वो डिस्प्लेस होगी, लोअर लेयर तो डिस्प्लेस नहीं हो पाएगी ना। तो यहाँ पे लोअर लेयर जो फर्श है उसे वहीं रखा गया है, और जो अपर लेयर है जो पहले थी कहाँ पे, ABCD पे, अब वो ABCD पर नहीं है, A डैश पे आ गया है, B डैश पे आ गया है, C डैश पे आ गया है और D डैश पे आ गया है। आई होप डायग्राम और कहानी कुछ कुछ आपको समझ में आई होगी। यंग मॉडुलस ऐसे ही डिफाइन करना होता है जब फोर्सेज सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं सरफेस के अलोंग लग रहे होते हैं। आप देख लो यहाँ पे जो ये वाला फोर्स है हाईएस्ट पॉइंट पे जो आप लगाए हो ये छत के अलोंग है, यहाँ पर एक और फोर्स लग रहा है जो कि फर्श पे है, जिसका ड्यूटी है कि इस फर्श को आगे न जाने दे। वो फोर्स यहाँ पर फ्रिक्शन जैसा हो सकता है बैकवर्ड डायरेक्शन में,
यहाँ पर उसे मेंशन नहीं किया गया था, नीड नहीं थी ड्यू टू दैट। अब यहाँ पर क्या किसी भी प्रकार का मॉडुलस अगर बताया जा रहा है तो बेसिकली पहले दो चीज़ें डिफाइन करनी होती हैं। एक होता है स्ट्रेस और दूसरा होता है स्ट्रेन। यंग मॉडुलस के टाइम पे जो स्ट्रेस होती है उसका नाम होता है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस और स्ट्रेन का नाम होता है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। शियर मॉडुलस डिफाइन करते वक्त जो स्ट्रेस और स्ट्रेन आएगा उसके नाम हो जाएंगे शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेस का फार्मूला क्या है, शियर स्ट्रेन का फार्मूला क्या है। स्ट्रेस किसी भी प्रकार का हो, फोर्स डिवाइड बाय एरिया, यही फार्मूला है। बस फोर्स का मतलब समझना होता है, कैसे लग रहा है, किधर लग रहा है और एरिया कौन सा। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्ट्रेस मैंने डिफाइन की है, फोर्स तो मैंने बता ही दिया कि कौन सा है। एरिया एक बार अच्छे से समझ लो कि कौन सा एरिया यहाँ पे लिया जाएगा। एरिया ये वाला नहीं है, ये जो फर्श ये जो छत है इस छत का एरिया लिया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। एरिया लिया जाएगा वो जिसके परपेंडिकुलर है फोर्स। ये जो फोर्स है ये छत वाली सरफेस जो है उसके अलोंग है और ये जो आपकी साइड वाली दीवार है उसके परपेंडिकुलर है। स्ट्रेस डिफाइन करते टाइम एरिया ऑलवेज परपेंडिकुलर एरिया होता है। तो यहाँ पर जो एरिया है वो छत का नहीं है, वो आपका साइड वाली दीवार का है। स्ट्रेस आई होप आपको समझ आया होगा। नाउ हम शियर स्ट्रेस की बात कर चुके हैं, अब शियर स्ट्रेन की बात करेंगे। शियर स्ट्रेन क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि पहले पॉइंट ए यहाँ पे था और फिर ये यहाँ पे आया, मैंने उसी को ए डैश लिख दिया। तो ये कितना डिस्टेंस आगे डिस्प्लेस हुआ है, सपोज करिए x, और ये जो डिस्टेंस है कौन सी, a से m तक की, ये a के बराबर है। तो a से m तक की दूरी आप समझ गए a है और a से a डैश का वैल्यू x है। एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई देने लग गया होगा, ए एम ए डैश। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो एंगल है यही एंगल शियर स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर इस एंगल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि इस एंगल के सामने जो होता है ए डैश वो होता है एक्स परपेंडिकुलर और ये बेस। एक्चुअली कहानी कुछ ऐसी चल रही है कि टेन थीटा और साइन थीटा इनमें कहीं किसी में कोई अंतर नहीं माना जा रहा है, तीनों ही बराबर मान करके चला जा रहा है। उसका कारण ये है कि ये जो थीटा होता है ये इतना ज़्यादा भी नहीं होता है कि हम ऐसा एज्यूम ना कर सकें। ऐसा एज्यूम कर सकते हैं बिकॉज थीटा बहुत स्मॉल होता है। तो आप चाहे थीटा लिखें, चाहे टेन थीटा और चाहे साइन थीटा, एक ही बात है। तो मैं यहाँ पे टेन लिख रहा हूँ थीटा और दिमाग में चला रहा हूँ टेन थीटा, तो टेन थीटा तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस होता है ना। तो थीटा के सामने ये है परपेंडिकुलर ए डैश जो कि एक्स के बराबर है, यहाँ लिखा हुआ है। इसके बाद में टेन थीटा होता है पी डिवाइड बाई बी, बेस है ये आपका है ए से एम तक का वैल्यू, ये ए है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर एक्स बाई ए शियर स्ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है और यही थीटा के बराबर है। शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन ये डिफाइन हो गया है। नाउ इट्स टाइम टू डिफाइन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दिस टाइम सेम पैटर्न वी विल फॉलो, क्या कि जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जब दो लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो उसका रेशियो कांस्टेंट होता है और उस कांस्टेंट का कुछ ना कुछ नाम दिया जाता है। यहाँ पे उसका नाम ईटा दिया गया है, इसे हम एन बोलेंगे, आपको समझ में आए इसलिए, बाकी ईटा बोलना ज़्यादा बेहतर होगा। अब यहाँ पर ये जो ईटा है ये बताना पड़ेगा कि इसका नाम क्या है। इसका नाम है शियर मॉडुलस। फिर बताना पड़ेगा कि किस पे डिपेंड ये करता है और किस पे नहीं करता है। तो यहाँ पे ये ईटा जिस स्टेप पे आया है उसके एक स्टेप दो स्टेप पीछे जाएंगे तो आपको कुछ क्वांटिटीज़ दिखाई देंगी। यहाँ पे स्ट्रेस है और स्ट्रेन है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। एज लॉन्ग एज मटेरियल एंड टेम्परेचर कांस्टेंट, ये सब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ डिटेल में। ये जो शियर मॉडुलस है ये चेंज नहीं करेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। शियर स्ट्रेस आप अगर बढ़ाते हैं तो शियर स्ट्रेन बढ़ जाएगा, बट ये रेशियो कांस्टेंट रहेगा। अब पता पड़ गया कि ये तो कांस्टेंट है किसी गिवन मटेरियल के लिए, तो गिवन मटेरियल के लिए हम अगर शियर स्ट्रेस निकालना चाहते हैं फॉर गिवन अमाउंट ऑफ शियर स्ट्रेन, तो यहाँ पर इस n को एप्सिलॉन से गुणा कर देंगे। तो n मान लेते हैं कि 2 है और जो एप्सिलॉन है
जो ई है वो मान लेते हैं 3 है, तो 2 गुणे 3 ये स्ट्रेस का वैल्यू आ जाएगा। ये चेंज होगा नहीं, जैसे मान लो ये 2 है और ये 3 है तो ये आपका 6 आ जाएगा। ये 2 है, ये आपका मान लो 4 हो गया तो ये 8 आ जाएगा। ये मान लो 2 है, ये 5 है तो ये 10 आ जाएगा। कहानी समझ आ गई होगी कि गिवन मटेरियल एंड टेम्परेचर के लिए ये चेंज नहीं हो रहा है, जिस रेशियो में ये चेंज होगा उसी रेशियो में ये भी चेंज हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इस ये शियर मॉडुलस का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, लिखा ही हुआ है, वही दोबारा से लिखा है। यूनिट एंड डायमेंशन मैंने लिख दी है दोबारा से, टाइम किलिंग है आपके लिए, क्योंकि यंग मॉडुलस का जो मैंने बताया था सेम टू सेम वैसा ही इसका भी होगा। जो प्रेशर आपने पढ़ रखा होगा का होता है यूनिट, का होता है डायमेंशन, वही सारे मॉडुलस का भी होता है। यंग मॉडुलस, शियर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, प्रेशर, स्ट्रेस, ऑल आर डायमेंशनली आइडेंटिकल। सबका यूनिट आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कह सकते हो, पास्कल कह सकते हो। अब यहाँ पर ये वाला पॉइंट जस्ट लाइक यंग मॉडुलस है, मैं इसे कट कर रहा हूँ क्योंकि इस पे क्वेश्चन नहीं आता है। मटेरियल प्रॉपर्टी है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि एज लॉन्ग एज मटेरियल एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इफ वी चेंज स्ट्रेस अकॉर्डिंगली स्ट्रेन विल चेंज बट शियर मॉडुलस रिमेन कांस्टेंट। नाउ आगे हम बात करेंगे कुछ स्पेशल केसेस की। स्पेशल केसेस की क्या कि अभी जो हमने डायग्राम बनाया था, देखिए यहाँ पे क्रॉस सेक्शन कैसा है। एक और डायग्राम बनाएंगे, फिर उसको देखिएगा वहाँ पे क्रॉस सेक्शन कैसा है। पहले जो अभी हमने डिस्कशन किया है उसी की बात करें अगर, तो ये जो आपका फिगर है यहाँ पर जो आप फोर्स लगा रहे हो उसके परपेंडिकुलर ये जो एरिया है वो आप समझ गए होंगे, सर्कुलर तो नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि सर्कुलर हो नहीं सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है कि आप एक सिलेंड्रिकल ट्यूब लो और उसके एक एंड को फिक्स करके दूसरे एंड पर सेंटर पर नहीं, सेंटर से ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई करो। तो यहाँ पर हमने जो इसकी फिक्सिंग की है ये गलत करी है। यहाँ पर आप इस सिलेंडर को ऐसे नहीं, यहाँ पर फिक्स करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में क्या अंतर है? दोनों में फोर्स तो एक जैसा ही लग रहा है, बस क्रॉस सेक्शन का अंतर आ रहा है। यहाँ पे इस फोर्स के जो परपेंडिकुलर एरिया है यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो रेक्टेंगुलर है और दूसरे वाले केस में सर्कुलर है। तो यहाँ पर स्पेशल केस दो ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये वाला तो नहीं पूछा गया है, पूछा लेकिन जा सकता है, ये वाला पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन उसी पे है, उसको अभी करेंगे। बट उसके लिए एक स्पेशल फार्मूला है यहाँ पर, उसे एक बार आप देख लें, याद करना चाहें तो याद कर लें, बाकी नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है। आप अभी स्ट्रेस स्ट्रेन में जो रिलेशन लिखे थे वही दोबारा से लिखें। स्ट्रेस इज़ गिवन बाय शियर मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन एंड एफ डिवाइड बाय ए, एफ डिवाइड बाय ए, ये सिग्मा के स्थान पर लिखा जाएगा और यहाँ ईटा आएगा और ये आपको मैंने बताया एक्स डिवाइड बाय ए होता है, ठीक। थोड़ा और अगर आप आगे कहानी को ले जाएं तो यू नो व्हाट इज एरिया वी आर डीलिंग दिस वन, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे आप इसे ए माने थे, यहाँ पर वही ए है, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ये जो थिकनेस है इसे आप टी मान सकते हैं। तो ये जो परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन है ये हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि टी इंटू ए। ए के स्थान पे एरिया, कैपिटल ए के स्थान पे आप टी मल्टीप्लाइड बाई ए लिख सकते हैं, आपको इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। तो फिर आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो ए है वो कैंसिल हो जाएगा, वही आपने कैंसिल किया है, और एन टी, ये टी क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो फार्मूला डेवलप हुआ है एफ का। ये बात ध्यान रखो यहाँ पर हो रही है जहाँ पे शियर मॉडुलस डिफाइन हुआ है, जहाँ पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो रेक्टेंगुलर है, अदरवाइज फार्मूला बदल जाएगा। ये आप ट्राई योरसेल्फ में ले लीजिए, खुद से करिएगा, ठीक है। बाकी इसी फार्मूले पे एक क्वेश्चन है, हम लोग उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले इस फार्मूले को यहाँ से मैं कॉपी कर लूँ, वही वहाँ पे यूज़ कर लेंगे। देखिए जी सर, कुछ भी अगर अलग हो तो बताइए, मुझे लगता नहीं है कि कुछ भी अलग है। यहाँ पे एक स्क्वायर एल्युमिनियम शियर मॉडुलस दिया है, स्लैब है, साइड है, इसका 60 सेंटीमीटर थिकनेस, यहाँ पे टी यू नो व्हाट इज़ दैट, ये थिकनेस है।
यानी कि हम इस टी के स्थान पे 15 सेंटीमीटर रखेंगे, मीटर में कर लीजिएगा। इसके बाद में शेयरिंग फोर्स यहाँ पर इन्होंने बताया है कि ये है 18 × 10⁴। तो यहाँ पे F का वैल्यू पता पड़ गया है। एंड N यानी कि शेयर मॉडुलस बता दिया है इन्होंने कि यह है 25 × 10⁹। यहाँ पे केवल X है जो हमें नहीं पता है और वही हमें यहाँ पता लगाना है। तो रेस्ट इज कैलकुलेशन, व्हेन यू डू यू विल रियलाइज आंसर आ जाएगा। नाउ आगे की कहानी देखते हैं किधर ले जा रही है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर नई हेडिंग स्टार्ट हो गई है, बल्क मॉडुलस। तो हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा विराम लेंगे, बल्क मॉडुलस अगले सेशन में कवर कर लेंगे।